हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको करवाना शुरू किया था, आर.एच. बटेकर के अनुसार जो 5 किंगडम दिए गए हैं, तो पहला किंगडम हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, जिसका नाम था मोनेरा। वो मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए वो हमने बताए थे कि एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो कौन से जीव होते हैं, उनके उदाहरण हमने आपको बताए थे, जैसा कि इस क्लास में भी आपके सामने मैंने लिख कर रखा हुआ है। साथ ही साथ जो जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक जीवों के लक्षण आपको बताए थे, और वो इसलिए बताए थे ताकि जब हम मोनेरा के अंतर्गत रखे गए जीवों का अध्ययन करेंगे एक एक करके, तो उनको पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। तो पिछली क्लासेस के अंत तक मैंने आपको किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो एग्जाम्पल रखे गए या जो जीव रखे गए वो जीवों के नाम बताए थे। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे गए हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा, मिक्सोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया। इसके अलावा 3 अलग से बैक्टीरिया थे जिनके पास कोशिका भित्ति जो थी, आपको बताया गया था कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती मोनेरा में, लेकिन मोनेरा के सदस्यों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो 3 बताए थे, एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम, दूसरा एसिटोबैक्टर जालिनम और तीसरा बताया था जाइमोसर्सिना। फिर लास्ट क्लास खत्म होने तक मैंने आपको बताया था कि हमको एनसीईआरटी के अनुसार चलना है, तो इस हिसाब से हमको एनसीईआरटी में 4 टॉपिक दिए गए हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो इसका मतलब 1 2 3 और ये 3 ये हमको इस क्लासेस में नहीं करने, यानी मोनेरा के अंतर्गत हमको इनका अध्ययन नहीं करना है। तो ये 6 टॉपिक जो हैं वो हमें नहीं करने हैं, हमें केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं जो एक एक कर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए जरा कि आपके पहले जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यानी कि पहला जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्लियर बेटा? तो अब यहां से सीखना स्टार्ट करिए, तो ध्यान से सुनते जाइए एक एक लाइन को। फिर मैं सबसे पहला आज का जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो होगा आर्कीबैक्टीरिया। पहले अभी आप केवल बैक्टीरिया के बारे में, कोई अलग अलग नहीं, आर्कीबैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया नहीं, केवल आप बैक्टीरिया के बारे में जानिए। देखिए बेटा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो बैक्टीरिया रखे गए हैं ये सूक्ष्म जीवों में, सभी सूक्ष्म जीवों से कहीं ज्यादा संख्या में इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस पृथ्वी पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जहां पर ये ना पाए जाते हो, यानी कि ये जल में भी होते हैं और ये स्थल पर भी पाए जाते हैं। जल में है तो इसका मतलब है ये लवणीय जल, और दूसरा लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। आप समझ सकते हो, लवणीय मीठा जल, लवणीय जल यानी कि खारा जल। इसके अलावा ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ये दलदल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं, गर्म झरनों भी। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रतिकूल आवासों में भी पाए जाते हैं, और ऐसे प्रतिकूल आवास जहां पर कोई अन्य जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाता है। यानी कि सीधा सीधा तरीके से मैं अगर आपको बोलूं तो यानी ये कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। कुछ जीवाणु तो ऐसे भी होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, यानी कि मृतोपजीवी के रूप में होते हैं। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अन्य सजीवों के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर भी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर बेटा? तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जीवाणु जो हैं वो सूक्ष्म जीवों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसके अलावा ये सर्वव्यापी होते हैं। फिर ये सारी चीजें मैं आपको एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं, बाद में मैं धीरे धीरे करके आपको थोड़ा बड़ा तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए फिर कि जैसे कि आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं उन्हें आकार के आधार पर 4 वर्गों में या 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग एनसीईआरटी के अनुसार कौन कौन से बता रखे हैं, देखिए जरा। पहला है गोलाकार जीवाणु, गोलाकार। दूसरे जो जीवाणु हैं वो हैं आपके छड़ाकार। तीसरे जो जीवाणु हैं वो हैं सर्पिलाकार,
और चौथे जो जीवाणु बता रखे हैं वो है कौमा आकार के जीवाणु। क्लियर? गोलाकार जिसे बोला जाता है इंग्लिश में कोकस, जो कि एक वचन है। इसका जो बहुवचन होता है उसे बोलते हैं कोकाई। नेक्स्ट छड़ाकार जिसका जिसका जैसे कि एक वचन यहां बताया मैंने कोकस, बहुवचन बताया कोकाई, वैसे इसका एक वचन जो होता है वो होता है बैसिलस, और इसका जो बहुवचन होता है वो होता है बैसिलाई। आपकी एनसीईआरटी किताब में ये शब्द लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इसके अलावा सर्पिलाकार जिसके लिए एक वचन जो है स्पाइरलम। नेक्स्ट बहुवचन जो है उसका नाम है स्पाइरला। इसी तरीके से इसका नाम है एक वचन विब्रियम, और बहुवचन जो है वो है विब्रियो। क्लियर? आपको किताब में कुछ डायग्राम ऐसे बता रखे हैं जैसे कि ये गोलाकार जीवाणु है, ये तो सिंपल गोलाकार की तरह है। नेक्स्ट छड़ाकार है तो छड़ आकृति, कुछ इस तरीके के आपके किताब में डायग्राम बने हुए हैं कुछ इस तरीके से छड़ाकार आकृति के। नेक्स्ट इसके अलावा सर्पिलाकार की बात करें तो सर्पिलाकार कुछ इस तरीके से होते हैं। सर्पिलाकार जो जीवाणु होते हैं उन पर कुछ इस तरीके से फ्लैजिला या सिलिया जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपके कॉमा आकार, जैसे कि आप अपने कॉपी में जब कोई चीज लिखते हो और कॉमा लगाते हो तो इस तरीके से कॉमा आकृति के पाए जाते हैं, कॉमा आकृति के। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखे हुए हैं कि जीवाणु जो है वो आकार के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार और कौमाकार। लेकिन जब मैं आपको यू बैक्टीरिया अलग से करवा रहा हूँ तब वहां पर मैं इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आपको जीवाणु के प्रकार करवाऊंगा और थोड़ा डिटेल में भी करवाऊंगा, वहां पर विद एग्जाम्पल के साथ हम तब करवाएंगे। अभी के लिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये तो आपने ये पढ़ लिया। अब आप एक चीज और सुनिए कि देखिए बेटा, जीवाणुओं में जो उपापचय होता है, उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये थोड़े जटिल होते हैं, सामान्य जीवों जैसे नहीं, इनकी संरचना थोड़ी जटिल होती है। और अगर इनकी संरचना थोड़ी जटिल है तो बता दें, उपापचय के आधार की अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन, ध्यान सुनना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर लेते हैं। पहला, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषी, यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो होते हैं रसायन संश्लेषी। नेक्स्ट, अब ये तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके मृतोपजीवी और एक होते हैं आपके परजीवी। मृतोपजीवी जो जीवाणु होते हैं वो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जो होते हैं वो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं बाह्य परजीवी और एक होते हैं वो होते हैं आपके आंतरिक परजीवी। क्लियर? अभी तक मैंने आपको बैक्टीरिया के अंतर्गत जो चीज बताई है वो सब आपकी किताब के अनुसार ही बताई है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बड़ा बड़ा के लिखेंगे। अब आपकी किताब में मैंने आपको बताया कि चार प्रकार के आपके मोनेरा के सदस्य बता रखे हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो आज की क्लास में सबसे पहला मैं टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहा हूं आर्कीबैक्टीरिया। किताब के अनुसार भी चलेंगे, साथ ही साथ किताब से थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी चलेंगे। तो चलिए हम पहला बैक्टीरिया करते हैं जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो चलिए पहला हम करते हैं जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो देखो बेटा, ये प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह है, यानी कि विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए, विकास की दृष्टि से ये
सबसे प्राचीन जीवाणु हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति जिन जीवाणु की हुई या जिन जीवों की हुई वो कौन थे? पहले आर्की बैक्टीरिया। और ये अपने प्राचीनतम लक्षणों के साथ आज भी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, आज भी उपस्थित हैं। तो बेटा सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए थे या जो जीवाणु उत्पन्न हुए थे वो यही है, आर्की बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें प्राचीनतम जीवाणु का समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, सभी आर्की बैक्टीरिया अविकल्पी अनोक्सीजीवी होते हैं। अविकल्पी अनोक्सीजीवी का मतलब है कि कोई भी आर्की बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता जो वायवीय होता हो। सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? अवायवीय होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा और चीज सीखिए कि आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, अब ध्यान समझना बेटा, जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार होता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, यानी कि वो म्यूकोपेप्टाइड की नहीं बनी होती। तो ध्यान से देखो, पेप्टिडोग्लाइकन, या मैं इसी को लिख रहा हूं क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकन म्यूकोपेप्टाइड का ही एक प्रकार है, म्यूकोपेप्टाइड की नहीं बनी होती। तो फिर इसकी किस कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो जटिल पॉलीसैकेराइड एवं जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। क्लियर बेटा? की बनी होती है। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है वो इकाई कला नहीं होती है। इकाई कला का मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन, जैसे कि यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक जीवों में या यूबैक्टीरिया के जीवों में जो कोशिका झिल्ली होती है वो डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसके अंतर्गत प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। पर इनकी कोशिका झिल्ली एक सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, यानी कि इनकी कोशिका झिल्ली इकाई कला की यानी यूनिट मेम्ब्रेन की नहीं बनी होती है। लेकिन आपके यूबैक्टीरिया में जरूर होती है। तो जब हम आर्की बैक्टीरिया के बाद यूबैक्टीरिया करेंगे तो उसकी जब कोशिका झिल्ली आएगी तो उनकी कोशिका झिल्ली इकाई कला की बनी होती है। साथ ही साथ ये भी सीख लो कि इनकी कोशिका झिल्ली में, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और जो लिपिड पाए जाते हैं, ध्यान समझना, मैं इसको बता रहा हूं कि इनके जो लिपिड होते हैं, लिपिड साकित श्रृंखला वाले अणु होते हैं, साकित श्रृंखला वाले अणु होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक में या फिर अगर हम बात करेंगे आपके यूबैक्टीरिया में, तो यूबैक्टीरिया में आप देखोगे कि उनके जो लिपिड होंगे वो असाकित श्रृंखला वाले अणु होते हैं। तो आप यहाँ दो कैरेक्टर्स देखिए इनके, एक तो इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं है, जटिल पॉलीसैकेराइड और जटिल पॉलीपेप्टाइड की है। साथ ही साथ इनकी जो कोशिका झिल्ली है उसमें जो लिपिड है वो कैसे हैं? साकित श्रृंखला वाले अणु के होते हैं। और यही इनके दो जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें प्रतिकूल आवासों में सुरक्षित रहने के लिए अनुकूल इनको बनाते हैं, यानी कि इनमें ऐसी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है जो कि इन्हें प्रतिकूल आवासों में सुरक्षित रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। प्रतिकूल आवासों में जैसे कि ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में या फिर उच्च लवणीय वाले क्षेत्रों में या फिर दलदल जैसे क्षेत्रों में भी रहने के लिए इनको क्या बनाती हैं? ये अनुकूल बनाती है। तो यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यूबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति आप देखोगे पेप्टिडोग्लाइकन की, नेक्स्ट कोशिका झिल्ली देखोगे तो नॉर्मल उसमें प्रोटीन और लिपिड, और जो लिपिड होंगे वो असाकित श्रृंखला वाले अणु होंगे। इसी कारण यूबैक्टीरिया के सदस्य ज्यादातर जो देखा जाए वैसे तो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं पर प्रतिकूल आवासों में कम मिलेंगे। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के जो सदस्य होते हैं इनमें ये दो कैरेक्टर जो आप देख रहे हो वो यूबैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं और यही इनको प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, उच्च लवणीय वाले क्षेत्रों में और दलदल जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर, आर्की बैक्टीरिया के ऊपर विकिरण
और पीएच का भी कोई असर नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमें जो देखना है वो ये देखना है कि आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य रखे गए या किनको हमें इसमें पढ़ना है। तो कौन कौन से जीवाणु हैं, चलिए उनको देखते हैं। देखिए बेटा, आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे गए हैं या कौन कौन से जीवाणु रखे गए हैं, जरा उनको देख लीजिए एक एक करके। देखिए आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। 3 तरह के आपके जीवाणु रखे गए हैं आर्कीबैक्टीरिया में। पहला जो आर्कीबैक्टीरिया है उसका नाम है मेथेनोजन। नेक्स्ट दूसरा जो आर्कीबैक्टीरिया है उसका नाम है आपका हेलोफिल्स। नेक्स्ट तीसरा जो है उसका नाम है थर्मो एसिडो फिल्स। तो ये 3 तरह के आर्कीबैक्टीरिया हमको करने, तो चलिए एक एक करके हम इनको करते हैं। तो पहला जो है उसका नाम है मेथेनोजन। तो देखिए मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम मेथेनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, जीवाणु। ये मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान समझना बेटा, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं एक तो ये दलदल में पाए जाते हैं और ये दलदल की जो CO2 है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं पशुओं के गोबर में। क्लियर। और गोबर में जो पाया जाता है सेलुलोज, उस सेलुलोज का ये क्या करते हैं, किण्वन करते हैं और सेलुलोज का किण्वन करके ये उससे भी क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। इसी कारण आपने इसका नाम जरूर सुना होगा गोबर गैस संयंत्र। तो गोबर गैस संयंत्र में जिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है वो मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया ही होता है। इसके अलावा मेथेनोजन जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं कहां और पाए जाते हैं, जरा देखना। ये पाए जाते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स के रूमेन में। किताब में इसको आंत्र लिखा हुआ है। ये रूमिनेंट्स एनिमल्स जो होते हैं आपने ये सुने हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये जो है गाय भैंस, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स कहलाते हैं। और इन एनिमल्स के रूमेन में यानी आंत्र में भी ये जीवाणु आर्कीबैक्टीरिया कौन से, मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ध्यान से यहां से क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो सकता है कि रूमिनेंट्स एनिमल के अंतर्गत अगर ये पूछा गया कि मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया अगर पाए जाते हैं तो किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में। और वहां भी ये आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलोज का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फिर जैसे कि अब ये रूमिनेंट जो एनिमल्स होंगे वो जब अपना मल त्यागते हैं यानी कि गोबर त्यागते हैं तो गोबर के साथ साथ भी ये मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जब उसके साथ बाहर आएंगे तो एक्चुअली में वो किसका ही किण्वन करेंगे, सेलुलोज का किण्वन करेंगे और ये क्या बनाते हैं, आपकी मीथेन का निर्माण करवाते हैं। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया कॉमन नाम सीधा सीधा आप समझ सकते हो, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं जो मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है मिथेनो बैक्टीरियम। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल मिथेनो कोकस, आप इसको जरा याद कर लेना। नेक्स्ट जो आर्कीबैक्टीरिया रूमिनेंट्स एनिमल्स के रूमेन में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है रूमेनोकोकस। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आपने पहला टॉपिक समझा जिसका नाम है मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। दूसरा है जिसका नाम है हेलोफिल्स। किताब में आपके कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है हेलोफी। जरा हेलोफिल्स देखिए बेटा, इसके अंतर्गत क्या है कि हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं लवणीय क्षेत्रों में।
यानी ये ऐसे जल में पाए जाते हैं जो कि कैसा होता है, खारा जल होता है। बस इसमें इतना ही है कि हेलोफिल्स जो आर्कीबैक्टेरिया होते हैं वो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है हेलो बैक्टीरियम, इसके अलावा एक और जिसका नाम है हेलो कोकस। बस इसके अंतर्गत इतना ही है। नेक्स्ट लास्ट आपका तीसरा रह गया है जिसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स आर्कीबैक्टेरिया। अब जरा इसको भी देख लीजिए बेटा, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। थर्मो लिखा हुआ है यानी कि अधिक टेम्परेचर ताप, एसिडो लिखा गया है यानी कि अम्ल। तो कहने का मीनिंग ये है कि इस प्रकार के जो आर्कीबैक्टेरिया होते हैं वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। साथ ही साथ उस क्षेत्र का या उस जल का जो माध्यम है वो माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्लियर बेटा? यानी कि आपके ये थर्मो एसिडोफिल जो आर्कीबैक्टेरिया होते हैं ये गर्म पानी के सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भी तापमान सहन करने की इनमें क्षमता होती है। साथ ही साथ एक चीज और सीखिए कि थर्मो एसिडोफिल्स जो आर्कीबैक्टेरिया होते हैं ये सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देते हैं और फिर उससे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसी ऊर्जा का उपयोग ये अपनी भोजन निर्माण में करते हैं। और आपको याद हो तो इस प्रकार का अगर ये भोजन निर्माण कर रहे हैं तो बेसिकली ये रसायनों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसलिए आर्कीबैक्टेरिया के जो सदस्य होते हैं ये कैसे होते हैं, रसायन स्वपोषी होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि थर्मो एसिडोफिल्स के अंतर्गत जो ये आर्कीबैक्टेरिया हैं वो आर्कीबैक्टेरिया कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके विकल्पी वायवीय। अब ये क्या है, अभी आपको याद हो जब मैं आपको आर्कीबैक्टेरिया के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा था तब मैंने बोला था कि आर्कीबैक्टेरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अविकल्पी अवायवीय होते हैं। यहां अविकल्पीय अवायवीय का मतलब मैंने आपको बताया था कि आर्कीबैक्टेरिया के सभी सदस्य जो होते हैं, अधिकांश सभी सदस्य जो होते हैं वो कौन से माध्यम में, या कहूं तो वो होते हैं आपके अवायवीय, यानी कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या अवायवीय की जगह मैंने आपको लिखा था अनॉक्सी। क्लियर? यानी कि ये सारे के सारे अवायवीय होते हैं। लेकिन कुछ आर्कीबैक्टेरिया ऐसे भी होते हैं, होने को तो वो आपके अनॉक्सी होते हैं लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन युक्त माध्यम में रखा जाए तो वो ऑक्सीजन के अंतर्गत भी जिंदा रह लेते हैं। तो वैसा ही होता है थर्मो एसिडोफिल्स जो कि कैसे होते हैं, विकल्पी वायवीय होते हैं, या आप इसे विकल्पी ऑक्सी भी लिख सकते हो, ऑक्सीजीवी। क्लियर? तो ये इसका एक अपवाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कीबैक्टेरिया के अंतर्गत वो एग्जांपल कौन सा है या अपवाद के रूप में कौन से हैं, तो वो है आपके थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये अपवाद है इनका कि ये कैसे होते हैं, विकल्पी ऑक्सीजीवी होते हैं। अब लास्ट में थर्मो एसिडोफिल्स के भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने सभी के एग्जाम्पल करवाए, हेलोफिल्स के भी करवाए थे, पीछे आपको मिथेनोजन के भी करवाए थे, तो आप इसको भी देख लो, थर्मो एसिडोफिल्स। इसके अंदर एक एग्जाम्पल तो है आपका थर्मस एक्वेटिकस, एक तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है सल्फोलोबस। ये दो आर्कीबैक्टेरिया के इसके अंतर्गत कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका पहला टॉपिक मोनेरा के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है आर्कीबैक्टेरिया वो हुआ समाप्त। नेक्स्ट अगली क्लास से जब आप अगला टॉपिक पढ़ोगे तो उसका नाम है यू बैक्टीरिया। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हम करेंगे उसका नाम होगा यू बैक्टीरिया। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।